कुछ ऐसे फूड कि जो आपको दिन भर दिन थोड़ा थोड़ा मार रहे हैं, आपको साइलेंटली किल कर रहे हैं। और आज हम ऐसे फूड की बात करने वाले हैं जो स्लो पॉइजन है, जो खाने से शायद आपको लगता है आप बहुत ही हेल्दी हो रहे हैं, बट ऐसा हो कि 2 या 5 साल के बाद आपकी डेथ की प्रोबेबिलिटी ड्यू टू दिस फूड, अगर आप अल्कोहल नहीं पीते, अगर आप सिगरेट नहीं पीते और फिर भी सोचे मुझे ऐसा कैसे हो गया, तो शायद वो इस फूड की वजह से हो सकता है। तो बी अवेयर। आज हम देखने वाले हैं वैसे फूड के बारे में कि कौन से फूड है जो लॉन्ग टर्म में आपको क्रॉनिक इलनेस दे सकते हैं। जान है तो जहान है, ये मानते तो हम सब हैं, लेकिन क्या उसे अपनाते हैं? तो अपनाने के लिए जो है ये आज का वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है। कौन से फूड हो सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए। फर्स्ट फूड जो होते हैं रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही प्रमाण है, बट ये इसमें से फाइबर निकला हुआ है, न्यूट्रिएंट निकले हुए हैं और एम्प्टी कैलोरीज से भरे हुए हैं। जैसे आप कोई शॉप में गए और आपने चिप्स का पैकेट उठाया, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट हेल्दी चिप्स, और आपने एक बिस्किट का पैकेट, वहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेस्टिव बिस्किट। तो ये जो मिसलीडिंग चीज़ें मार्केट में आज मिल रही है वो विदाउट फाइबर की है। अब फाइबर की बॉडी में इंपॉर्टेंस इतनी ज़रूरी है कि एक अगर कोई बीज है अनाज का, उसके अंदर गेहूँ का ही समझ लीजिए, उस आप में देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि वो अंदर का जो लेयर है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड फैट्स होते हैं। उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट का लेयर होता है और थर्ड लेयर फाइबर का होता है। अब प्रोसेसिंग में ये फाइबर का लेयर जो है वो पॉलिश है तो रिफाइन कर दिया जाता है, जिस वजह से वो फाइबर उस ग्रेन में, धान्य में रहता नहीं है। और जब ऐसी चीज़ों से बनी चीज़ें आप खाते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, ना डाइजेस्टिव इश्यूज आपको लीड कर सकते हैं पहले तो कॉन्स्टिपेशन या तो इनडाइजेशन। ये छोटी छोटी बीमारी होगी जो आप शायद नोटिस भी नहीं करोगे, आपको लगता है ये बहुत ही नॉर्मल है। और उसके बाद डायबिटीज़, पाइल्स और थायराइड, पीसीओएस, पीएमएस जैसी कंडीशन होगी जो आपको लगता है कि नहीं अब तो कुछ हो गया, मुझे सीरियसली कुछ हो रहा है, और आप डॉक्टर के पास जाओगे, डाइटिशियन के पास जाओगे, ट्रेनर के पास जाओगे, फिर भी वो लोग भी आपको शायद इसी चीज़ को रेकमेंड करें कि ये चीज़ खाना हेल्दी, बिकॉज उनको भी अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ से ये चीज़ हो रही है। रूट कॉज के बारे में आज किसी को भी पता नहीं है इंडिया में, और मे बी कि आगे चल के वो चीज़ जो है वो हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में, कैंसर में प्रमाणित हो जाए। और ये बहुत ही कॉमन है, बिकॉज क्रॉनिक डायबिटीज़ आपको हार्ट डिजीज़ ला सकता है, ये तो प्रूवन चीज़ है। या तो क्रॉनिक थायराइडिज्म आपको आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई सारी और बीमारी ला सकता है, ये भी प्रूवन चीज़ है। तो ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आज के समय का सबसे बड़ा मिथ है जो हम लोग खाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है, एक स्लो पॉइजन है, आप समझ लीजिए। सेकंड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अगर आप ऑयल का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ये दुनिया का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन है। मैं तो बोलूँगा कि भाई ये इतना डेडली है जितना अल्कोहल और सिगरेट भी नहीं है, बिकॉज अल्कोहल सिगरेट पीने के बाद आपको इंस्टेंट दिखता है, खांसी आती है, या तो आपको लीवर खराब होता है कुछ ही महीनों के अंदर, या तो आपको अगले दिन हैंगओवर तो होता है, एटलीस्ट यू नो दैट इट इज़ बैड। बट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो आइटम है वो तो खाने में अच्छी लगती है, आपको अच्छा फील करवाती है, मूड एनहांस करती है, आपका वजन अच्छा हेल्दी बनाती है। तो ये चीज़ें जो है तुरंत कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाती, इसलिए इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक चीज़ जैसे समोसा है, उसको बार बार एक ऑयल में तला जाता है, तो वो जो फैट होती है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारी बॉडी में VLDL, HDL, LDL और कोलेस्ट्रॉल जैसे अमाउंट को बहुत बढ़ा देती है। और ये ही ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं आर्टरीज में, जो ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड ट्रांसमिशन का पाथवे ब्लॉक करते हैं, जिस वजह से फिर हार्ट डिजीज जैसी कंडीशंस बहुत कॉमन हो जाती है। सेकंड, मिठाई के अंदर यूज़ करते हैं तो इंसुलिन स्पाइकिंग इतनी बार करती है, जितना आप मीठा खाओगे उतनी बार इंसुलिन स्पाइक होता रहेगा और इंसुलिन इनसफिशिएंट हो जाएगा, जिस वजह से आपको डायबिटीज़, और डायबिटीज़ के बाद तो है ही, डायबिटीज़ एक स्टार्ट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से आपको अनगिनत बीमारी हो सकती है। तो ये भी बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। और ये क्यों? बिकॉज जैसे आप चाय पीते हो, चाय पीना सबके लिए बहुत कॉमन है, टपरी पे 10 रुपये की चाय पी ली, मॉर्निंग में घर पे चाय पी के निकले, शाम को चाय पी ली, कहीं बैठने गए तो चाय पी ली, ऑफिस बैठे बैठे चाय, किसी को बुलाया तो चाय पी ली। चाय पीने के लिए मना भी नहीं कर सकते, कोई बुरा भी मान जाएगा। तो ये जो चाय है उसमें मैं जब भी किसी को बोलता हूँ ग्रीन टी पी लो, तो ग्रीन टी की या चाय की किसी को आदत नहीं है, आदत किसकी है? शुगर की है, इसका सीधा मतलब हुआ। तो शुगर वाली चाय जो है वो आप देखिए, एक चाय में कितनी शुगर होती है, आप 2 या 3 टेबल स्पून शुगर खाओगे, आप कोई भी फूड में उतनी शुगर डायरेक्टली आप ऐड नहीं कर पाओगे, बहुत मीठी हो जाती है। तो शुगर की जो हैबिट है ये भी आगे चल के स्लो पॉइजन में कन्वर्ट हो सकती है, बिकॉज शुगर स्लो पॉइजन ही है। तीसरे नंबर पे है पेस्टिसाइड्स। डायरेक्टली हम इसे नहीं कंज्यूम करते, पर आज
आज हमारे पास जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ रहे हैं उसमें उनकी खेती करते समय ही ये सब चीज़ें ऐड की जाती है, जिससे जर्म्स ना रहे, जिससे खेती ज़्यादा हो, जिससे उपज ज़्यादा हो। और इस चक्कर में ये जो पेस्टिसाइड्स का अगर आप डिटेल में नॉलेज लोगे तो आपको पता चलेगा ये थोड़ा सा भी पेस्टिसाइड्स फ्यू मिलीग्राम्स भी आपने ले लिया तो भी आपकी डेथ हो सकती है तुरंत। और उसी पेस्टिसाइड से बनी चीज़ें जो है वो आप खा रहे हैं। आप बोलेंगे मैं तो धो के खाता हूँ, यूवी रेज में डाल के खाता हूँ, लेकिन जो ग्रो हुआ है वो ग्रो को आप कैसे रोकोगे? वो उसकी ग्रोथ ही इस तरह से हुई है। तो आज हम जो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश, शाइनी, बड़े बड़े वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देखते हैं जो पहले अवेलेबल नहीं होते थे, हम आज ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल देखते हैं जो इंडियन डेमोग्राफी के हिसाब से भी इंडिया में बन नहीं सकते, इंडिया का वेदर, इंडिया का कल्चर के हिसाब से, तो वो भी आज हमें ईजिली एक्सेसिबल मिल जाते हैं। हम हेल्दी समझकर बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन वो हेल्दी बनाने के लिए कितने पेस्टिसाइड्स और दवाइयाँ यूज़ हुई है ये हम नहीं समझते। आज 90% FSSAI ये कहता है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई है ऑर्गेनिक या तो ये है वो 90% चीज़ें तो वो लोग वो डालते ही नहीं, और 10% लोग तो ऐसे हैं कि जो वो नहीं डालेंगे ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी दवाइयाँ डाली जाती है जिससे आपको टेम्पररीली अच्छा फील होता है, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें कैंसर कर सकती है। तो जो भी लोग सोच रहे हैं कि मुझे क्या, आपके आसपास के लोगों को कोई सिगरेट नहीं पीता, अल्कोहल नहीं पीता, दवाई नहीं खा तो भी कैंसर जैसी कंडीशंस क्यों हुई, तो ये ऐसी कंडीशंस की वजह से होता है। इसे भी स्लो पॉइजन कहते हैं, बिकॉज सब्जियाँ और फ्रूट्स हम डेली बेस पर अनलिमिटेड अमाउंट में खाते हैं, अपनी उसको हेल्दी मानकर। वेट लॉस वाले भी खाते हैं, फैट लॉस वाले भी खाते हैं, बॉडी बिल्डर भी खाते हैं, एक नॉर्मल पर्सन भी खाते हैं, बीमार भी, हॉस्पिटल में, सब जगह पे खाते हैं। और प्लस ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की है। तो यही चीज़ जो है हमें अवेयरनेस स्लो पॉइजन का सबसे बड़ा कारण है, और कैंसर जैसी बीमारी का ये भी सबसे बड़ा कारण है। नंबर 4 पे आता है सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। वैसे तो हर फूड से सोडियम और क्लोराइड अलग अलग मिलता है, लेकिन हम स्वादानुसार नमक तो डालते ही है, वही सोडियम क्लोराइड है। और नमक जो है वो हाइपरटेंशन कर सकता है। इसके साथ साथ अजीनोमोटो ये भी हम ऐड करते हैं। ये हम इसीलिए ऐड करते हैं जिससे हमारे स्वाद हमारा एनहांस हो जाए, बट उसकी आदत लग जाती है। तो नमक और ऐसे कई सारे एडिटिव्स जिसे बोलते हैं जो हम फूड में डालते हैं, जिसे गार्लिक और अनियन जैसी चीज़ें भी जो बहुत कम इस्तेमाल होती थी वो आज बहुत हैवी मात्रा में टेस्ट के लिए इंडियन रेसिपीज़ में डाली जाती है। ये क्या करती है, बॉडी की कई सारी चीज़ें करती है। हाइपरटेंशन तो बढ़ाती ही है, लेकिन बॉडी के अंदर ये स्लोली एंड ग्रेजुअली थर्मोजेनिसिटी बढ़ाती है। जैसे गार्लिक अनियन जो है, थर्मोजेनिसिटी बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल पे बढ़ना अच्छी बात है। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बॉडी की एसिडिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी जो है उसको पसंद है होम्योस्टेटिस में रहना, मतलब ना बॉडी में टेम्परेचर बढ़े, ना बॉडी में कोई बीमारी आए, ना बॉडी में कोई नुकसान हो। बॉडी मेंटेन करना चाहती है अपने आप को, और ये सारे फूड अपने आप की बॉडी की कंडीशन से बाहर लाते हैं, उसे मेंटेन नहीं रहने देते। तो इसीलिए कॉम्प्लिकेशन बड़े और छोटे दोनों टाइम में, मतलब एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कंडीशन हो सकती है। तो नमक है, अजीनोमोटो है, एडिटिव्स है, कलर्स है, फूड कलर्स, ये क्षमता रखते हैं अगेन आपकी डेथ की नियर फ्यूचर 2 साल, 5 साल, 10 साल में। तो ये भी एक खतरनाक स्लो पॉइजन है। एट लास्ट हम तो यही बोलेंगे कि भाई हीरो हीरोइन को या एक्टर्स को या बड़े लोगों को देखकर आप ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागे कि जो फैंसी दिखती है, हेल्दी लगती है, लेकिन हेल्दी है नहीं, बराबर। हाथी के दिखाने के और चबाने के दांत अलग अलग होते हैं, ये कहावत आपने सुनी है। वैसे ही हेल्दी होना और हेल्दी दिखना दोनों अलग अलग होता है। दोनों की अवेयरनेस को समझना ज़रूरी है। हमें लेबलिंग रीड करना सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकल स्टेप्स में कि लेबलिंग में क्या क्या लिखा हुआ है। FSSAI ने एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर दी कि लेबलिंग में अच्छा लिखना ज़रूरी है, जो सही लिखना ज़रूरी है। तो लेबलिंग पढ़िए, उसमें कहीं ना कहीं लिखा ही होगा कि क्या क्या हो सकता है। एक छोटा एग्जांपल दूं, जैसे कि अब बीच में पेप्सी के बारे में बहुत आया था कि पेप्सी में एस्पार्टम होता है। तो एस्पार्टम जो है वो बहुत पहला सबने बोला कैंसर करता है, कैंसर करता है, और फिर क्या हुआ, फिर बोला कि कैंसर तो बड़ी लार्ज क्वांटिटी में देंगे तो करता है। और फिर अगर आपने सब शांत हो गए कि चलो भाई ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में कौन पी रहा है, लेकिन क्या आपको पता है जो लोग पेप्सी पीते हैं डाइट शुगर के नाम पर, वो डाइट शुगर रोज के नाम पर पीते हैं, डेली बेस पर पीते हैं। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि डेली बेस पर पीने से उनको लंबे समय में 2-5 साल के बाद ये चीज़ हो, बराबर। तो अगेन क्वांटिटी और डेमोग्राफिक, आपका नेचर, बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ों में मैटर करता है। तो लेबलिंग पढ़ने के साथ साथ आप उस इंग्रेडिएंट को एटलीस्ट गूगल पे सर्च करिए। आज इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, शायद उनको पता ना हो तो उनको भी अवेयर करें, और उसके बाद ही आप इन चीज़ों से बच पाओगे। शायद ऐसा टाइम आना बहुत दूर नहीं है कि घर घर में लोगों को फिर से खेती करनी पड़ेगी, बिकॉज इतनी चीज़ें बढ़ जाएगी, पेस्टिसाइड्स वगैरह की, ऑर्गेनिक खेती
खेती जो है वो बिल्कुल इसका नामो निशान ही मिट जाएगा। तो शायद ऐसा भी हो कि लोगों को फिर से घर में खेती करनी पड़े, ऐसा टाइम भी दूर नहीं है। इसीलिए मेक श्योर करें कि भाई आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को समझ कर, अवेयर होकर कोई भी चीज़ करें, फिर कुछ भी करें लेकिन अवेयरनेस के साथ करें। That was it from my end. Dr. Gautam Jani here, signing out. We'll see you in next lecture.